मेल बड़ी भाभी का था। मेल क्या था? निरंजन भैया की शिकायतों का पुलिंदा था, जिसमें उनके फिर किसी महिला के साथ उलझ जाने के किस्से को बेहद बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था। इसके अतिरिक्त पिछले वे सभी किस्से भी थे जो हम सब भाई बहन लगभग पूरी तरह भूल चुके थे। उनके हिसाब से इस बार मामला बेहद गंभीर है और मुझे और दिनकर को तुरंत खंडवा पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर मामले को निपटाना होगा। बड़े भैया वैसे तो बेचारे भोले भंडारी है, लेकिन शुरू से थोड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। बात बात पर जोक्स सुनाना उनकी पुरानी आदत है। वह बात अलग है कि कभी कभी मजाक करते करते वह थोड़ी बहुत बचकाना हरकतें भी करना शुरू कर देते हैं। उनकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उनकी सहकर्मी अधिक नस्त महिला कर्मी और मित्र पत्नियां जी भर कर उठाती है, जिससे कभी कभी उनको काफ़ी जहमत भी उठानी पड़ती है। भैया बन जाते हैं हास्य के पात्र और भाभी के कोप के भाजन। भैया के इसी स्वभाव के कारण भाभी हमेशा सशंकित रहती है, लेकिन इस बार तो उन्हें पूरा विश्वास था कि भैया उन महिला के साथ नूतन गृहस्थी बसाने वाले हैं। भाभी आप बेवजह भैया पर शक कर रही है। उनके जैसा शरीफ इंसान किसी दूसरी महिला को आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। साथ गृहस्थी बसाना तो दूर की बात है। मैंने तुरंत फ़ोन मिलाकर भाभी को समझाने की नाकाम सी कोशिश की तो वे और भड़क गई। अब तक मेरे भैया ने मुझ पर जितने जुल्म ढाए मैंने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। कलेजा धक से रह गया। जाने कैसे कैसे कुविचार मन में आने लगे। क्या करने वाली है भाभी? तलाक या आत्महत्या? कहीं घर छोड़कर जाने का निश्चय तो नहीं कर लिया? क्या करूं? किससे कहूं? दोनों बेटों का विवाह हो गया। वैसे भी भैया भाभी के निजी जीवन की बातें बच्चों के साथ डिस्कस करके मैं अपना कद छोटा नहीं करना चाह रही थी। ज़रा सी भनक लगी नहीं कि मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में भी आपके भाई भाभी लड़ते रहते हैं। 30 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। दृष्टि बालकनी में इजी चेयर पर रिलैक्स मूड में बैठे दिनकर पर ठहर गई। आज का ताज़ा पेपर सामने रखा था। मोबाइल पर अनूप जलोटा के भजन चल रहे थे। सही वक्त समझकर मैंने भाभी का मेल उनके मोबाइल पर फॉरवर्ड कर दिया। ये क्या है? अपने चेहरे पर अत्यंत सधी हुई रेखाओं का मुखौटा ओढ़ने में सिद्धहस्त दिनकर ने मुझसे प्रसन्न किया। भाभी की शिकायतों का पुलिंदा नॉन इंटरेस्टिंग। तुम्हारी 50 वर्षीय भाभी में परिपक्वता तो नाम मात्र की नहीं है। जब देखो रोने बिलखने बैठ जाती हैं। उनकी मुख मुद्रा देखकर मैं समझ गई थी कि उनके अंत स्थल में भी उथल पुथल है। शायद बड़ी भाभी या मेरे दोनों छोटे भाइयों में से किसी ने उन्हें भी भैया के अफेयर की सूचना दे दी थी। मैं पूजा गृह में जाकर अपनी दिवंगत दादी की फ़ोटो के सक्षम बैठकर रोने लगी। जब तक थी उनके हृदय में हमेशा बड़े भैया के लिए
वात्सल्य और ममता का ही स्नेह रहता था। इसीलिए वे उनकी कोई भी आलोचना, चाहे वह भाभी द्वारा की गई हो या किसी अन्य के द्वारा, सहन नहीं कर पाती थी। नन्ही उम्र में आरती की दुकान पर कपड़ा नापने ले जाकर क्या क्या बोझ नहीं ढोए बेचारे ने। अपने लिए तो जिया ही नहीं कभी। दादी मुझे और दिनकर को कई बार बता चुकी थी। दूसरे 3 भाई बहन भी तो थे, फिर निरंजन भैया पर ही सबकी उम्मीदें क्यों टिकी रहती थी। ममता और सुरक्षा की छाव तले पले बढ़े दिनकर का हृदय भैया के प्रति सहानुभूति से द्रवीभूत हो उठता। अपने अपने कर्मों का फेर है। माँ के गर्भ में ही था कि गिरधारी का लाखों का व्यापार चौपट हो गया। मकान दुकानें सब बिक गई। तभी से बहू ने निरंजन के लिए गृहस्थी पाल ली। लेकिन इस सब में बेचारे निरंजन का क्या दोष। मुझे भी लगता था कि बड़े भैया जैसा नेक दिल इंसान कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। बस एक ही कमी उनमें है कि किसी भी बात को या तो गंभीरता से नहीं लेते या फिर किसी को अति गंभीरता से ले लेते हैं। माता पिता की इकलौती संतान और घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते बड़ी भाभी भी हमेशा प्रमुखता पाती रही थी। बड़े भैया शुरू में उन्हें भी छुई मुई बनाकर ही रखते थे। उनकी हर इच्छा अनिच्छा का ध्यान भी रखते थे। कालांतर में दोनों 2 बेटों के माता पिता बने। कंपनी के काम से बम्बई, मद्रास, कलकत्ता भैया जहाँ भी गए सपरिवार ही गए। फिर भी बड़े भैया का ध्यान भाभी की ओर से ज़रा सा भी हटता तो रूठ कर वे उन पर तोहमतें लगाना शुरू कर देती। इनकी तो न घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न ही बच्चों के प्रति। खुद दोनों हाथों से पैसा लुटाते हैं। लेकिन क्या मजाल जो मुझे पूरा घर खर्च भी दे देते हो। अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया होता तो दोनों बेटों ने इंजीनियरिंग और MBA कैसे कर लिया। दोनों कारपोरेट वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं। सहोदर नहीं थे, लेकिन भैया के संग दिनकर का रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। पिछले कुछ दिनों से अनायास ही भाभी न जाने कैसे घर गृहस्थी से विमुख होकर एक धार्मिक पंथ की ओर मुड़ गई थी। शुरू में भैया ने भी उत्साह दिखाया, लेकिन जब भाभी का सत्संग मोह व्यसन बन गया तो उन्हें उलझन सी होने लगी थी। उन्होंने कई बार चाहा कि माँ या पत्नी से कुछ कहें, पर पति प्रसन्न के बारे में सोचकर फिर चुप हो जाते। इतने बड़े प्रतिष्ठान के इंजीनियर का सुसज्जित सामानों से लैस दोनों बेटे अपने अपने कैरियर में पूर्ण रूप से व्यक्तित्व। फिर भी भाभी ने शिकायतों करके बड़े भैया को हम सभी भाई बहनों के बीच हास्य का पात्र बना दिया। बेचारे कभी भी बड़कपन का गौरव ना पा सके। लेटे लेटे मैं अपने आप से बातें कर रही थी। सूची क्या सोच रही हो, दिनकर ने पुकारा तो मैं वर्तमान में लौट आई थी। सपने में भैया भाभी की समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। यथार्थ का समाधान यथार्थ के धरातल पर ही खोजो, उन्होंने गंभीरता से कहा तो मैं उनकी बात का अर्थ खोजने लगी। कैसे? मुझे 2 दिन के लिए खंडवा जाना है टूर पर,
तुम भी चल सकती हो मेरे साथ। इस उम्र में भी मायके जाने के विचार से मन पुलक उठा था। 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिनकर की खातिर तवज्जो हमेशा की तरह दोनों भाइयों भाभियों के एक जन्म की तरह की। रात को बड़ी भाभी की समस्या के हल के लिए महफिल जमी। दोनों भाई भाउजों ने बड़े भैया के अवगुणों की चर्चा जमकर की। उन सबकी बात से यही सार निकला कि आजकल बड़े भैया का उसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है जिसे बड़ी भाभी ने भैया से मिलवाया था और जिसकी नौकरी भाभी के कहने पर भैया ने ही लगवाई थी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मैं मन महसूस कर रह गई। भाभी के प्रति शुक्रगुजार होने के बजाय उन्हीं का घर तोड़ रही है। बोल चुके तुम सब लोग या अभी कुछ कहना बाकी है? दिनकर अब तक तटस्थ निर्विकार सब सुनते रहे। अचानक सबको एहसास हुआ कि उन्हें ये सब अरुचिकर प्रतीत हो रहा है। दरअसल उनकी सभी बहुत इज्जत करते थे। ये कैसा एक पक्षीय निर्णय है तुम लोगों का? अपने ही रक्त संबंध को दोष देते समय तुम सब भूल रहे हो कि बड़े भैया के संस्कारों एवं आचरण पर एक उंगली उठाते समय अन्य 4 तुम्हारे संस्कारों पर भी पड़ रही है। इतना याद रखो, रक्त संबंध या मानवीय रिश्तों को झटके से उखाड़ फेंकने में ना अब तक कोई सफल हुआ है, ना हो सकता है, ना ही तोड़ पाया है। विस्मय विमूढ़ होकर हम सब यहाँ तक कि बड़ी भाभी भी दिनकर का चेहरा देखने लगे। ज़रा सोचकर देखो, जिस इंसान ने अपना हर दायित्व संपूर्ण निष्ठा से अपनाया हो, उसके बदले में उसे इस परिवार से मिला क्या? माँ का पक्षपात पूर्ण व्यवहार और भाई भाभियों का तिरस्कार, दृश्य उपलम्भ और अवमानना की नंदी धूल। हर इंसान जीवन में किसी ऐसे मित्र, साथी या संबंधी की कामना करता है जो उसकी भावनाओं की कद्र करता हो, लेकिन दूसरे की क्या कहूँ? भाभी आप तो उनकी सहचरी सहधर्मी है। आपने भी तो उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि अपने पति के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। वह रिश्ता जिस पर दापन्य की नींव टिकी है। मैंने महसूस किया कि इस उम्र में भी बड़ी भाभी के कपोल आरक्त हो उठे थे। नज़रें शर्म से झुक गई थी। आपके धर्म अनुसार यह सब शारीरिक मोह अब इस वयम में सर्विक है और अब यह समय धर्म चर्चा का है। यदि ऐसा ही है तो आप अपने बच्चों का मोह, गृहस्थी का मोह, सुरक्षित छत के साए में रहने का मोह क्यों नहीं छोड़ पाती? ज़रा सा भी पति के अन्य कहीं आश्चर्यचकित होने से विचलित क्यों हो जाती है? आपके सत्संग में आपके विचारों की परिपक्वता, ईर्ष्या, राग, दृश्य से मुक्ति भले ही न दिलाई हो, परंतु अपनों को अपने से दूर कैसे किया जाता है ये अवश्य ही सिखा दिया है। क्या दिया है भाभी? आपने अपने पति को भावनात्मक तौर पर यहाँ तक कि उनके बच्चों तक को उनसे दूर कर दिया। कुछ देर मौन रहकर दिनकर भर्राए
गले से। फिर बोले, बच्चे अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए और आप अपने सत्संग में। भैया बिल्कुल अकेले रह गए। काश भाभी आप लेशमात्र भी अपने पति को समझ पाती कि वे भी इंसान हैं। इस उम्र में उन्हें भी आवश्यकता है एक साथी की, एक सहचरी की, जिसके साथ वे अपना सुख दुख बांट सके। लेकिन आपने उन्हें दिया ही क्या? मरघट जैसा घर का वातावरण जहाँ साए साए करता सन्नाटा होता है, या तलखी भरी बहस या अवहेलना। ऐसी हालत में बड़े भैया तो क्या, कोई भी होता टूट जाता। भैया भी टूट गए। संवेदना के धरातल पर जिधर संबल मिला उस ओर भटक गए। सभी सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। पत्नी गांव-गांव शहर-शहर जाकर अपनी शिकायतों का प्रचार करे तो बेचारी अबला नारी, और पति किसी असहाय यह ज़रूरतमंद की सहायता भी करे तो चरित्रहीन। तुम औरतों घर बाहर जहाँ भी अपना कोई हमदर्द मिलता है अपना मन हल्का कर लेती हो, लेकिन पुरुष वह क्या करे, कहाँ जाए? उसे भी किसी हमदर्द की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा हो जो उसका दर्द, उसकी भावनाओं को समझे। यह तो निरंजन भैया के अच्छे संस्कार हैं, वरना कोई और होता तो पत्नी की इतनी उपेक्षा से घर छोड़ देता। बड़े भैया अपनी हद जानते हैं। वे ऐसी अवांछनीय हरकत कभी न करते। अगर उन्हें भाभी और आप सब परिवारजनों का सहयोग मिला होता तो अब तक निर्विकार खड़ी भाभी के शक का लावा फूट पड़ा। तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है न? आज भी आपके भैया शिनोय होटल में उस महिला के साथ लंच कर रहे हैं। तो चलिए हम सब भी शिनोय से होटल चलकर लंच ले लेते हैं। दिनकर मुस्कुराकर बोले, वहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, टेबल बुक करवा देता हूँ। सबको दिनकर का प्रस्ताव पसंद आया। कुछ ही देर में हम सब शिनोय होटल पहुँच गए। होटल के कॉरिडोर में बेचैन कदमों से भैया चहलकदमी करते हुए मिल गए। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, आज मेरा प्रस्ताव था यहाँ होटल में खाना खाने का। अच्छा हुआ आप भी मिल गए, मैंने मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे पाऊँगा। भैया विचलित हो उठे। अरे भाई, घर में हलवा पूरी मालपुआ बनवाते। इतने दिनों बाद सुचि और दिनकर आए हैं। भैया के नेत्रों में हल्का सा वेदना मिश्रित जल भर आया। वे मेरा ही सुझाव, होटल वाला सबको आराम मिलेगा, एंजॉयमेंट भी रहेगा, तो फिर किसी 5 स्टार में जाते। यहाँ क्यों चले आए? कुछ देर तक यही बातें चलती रही। तभी भाभी ने मेरा ध्यान मुख्य द्वार की ओर आकर्षित किया। एक सावली सलोनी साधारण सी आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती एक मंझोले कद से आकृष्ट युवक के संग चली आ रही थी। अरे आप सब यहाँ? अमित, इनसे मिलो। मेरे फ्रेंड और फिलोसफर, हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। सच पूछो तो मुझे सर ने सहारा न दिया होता या मेरी समय समय पर मदद न की होती तो आज हमारा परिवार सड़क पर होता। इस सबका श्रेय अलका जी पर जाता है। इन्होंने ही
निरंजन सर से कहकर मेरी नौकरी लगवाई। मैं तो घर घर जाकर कंप्यूटर रिपेयर करती थी। एक बार निरंजन सर के घर कंप्यूटर ठीक करने आई तो सर ने मेरी मदद का वादा किया और अपनी कंपनी में नौकरी पर लगा लिया। तभी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए राजी हुई हूँ। फिर वह हम सभी की ओर उन्मुख होकर बोली, सच में आप सबको निरंजन सर जैसे भाई पर गर्व होना चाहिए। यह मेरे विवाह का कार्ड है। विवाह के बाद हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे क्योंकि अमित को वहाँ नौकरी मिल गई है। भाभी की फटी फटी आंखें सब भाई बहनों को अवाक खुले मुख और टेबल पर रखे लाल पीले गुलाबों से महकता खिलता गुलदस्ता देखकर मन में उम्मीद की किरण प्रज्वलित हुई कि भविष्य में भैया भाभी का जीवन ज़रूर सुखमय हो जाएगा। लेकिन मन में संशय का नाग भी फन फैलाए खड़ा था कि दिनकर बड़े भैया और भाभी के निजी जीवन यहाँ तक कि अंतरंग क्षणों की बातें भी इतने विस्तार से कैसे जानते हैं। नीरू, तुम शायद भूल रही हो कि निरंजन चाहे कॉलेज में मुझसे सिर्फ 1 साल ही सीनियर थे, लेकिन हमारे बीच घनिष्ठ मित्रता भी थी। ये सब बातें उन्होंने मुझसे स्वयं शेयर की थी। खंडवा छोड़ते समय मुझे एहसास हुआ कोई भी समस्या इतनी जटिल नहीं, सिर्फ समझाने वाला सही होना चाहिए।